Okay guys, now let's talk about the factors which affect adsorption, जो adsorption को affect करते हैं. The factor affects the rate of adsorption. So factors affecting adsorption. The first factor which affect adsorption is gas, the nature of adsorbate. Adsorbate मतलब वो सब्सटेंस जो एड्सॉर्बेंट पे डिपॉजिट हो रहा है. सपोज एड्सॉर्बेंट आपका गैस है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देर आर फ्यू गैसेस विच कैन बी लिक्विफाई इजीली, बिकॉज उनका पोलार नेचर होता है, तो वो इजीली बॉन्ड बना सकते हैं, जल्दी लिक्विफाई हो जाते हैं, तो वो जल्दी एड्सॉर्ब हो सकते हैं. एंड देर आर फ्यू गैसेस विच कैन नॉट बी लिक्विफाई इजीली, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सट्रीमली वीक होते हैं, वो नॉन पोलार होते हैं, तो उनका एड्सॉर्प्शन भी कम होता है. एंड सिमिलरली दिस लिक्विफिकेशन डिपेंड्स ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर. आपको याद होगा क्रिटिकल टेम्परेचर स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था. क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट is a minimum temperature at a pressure where a gas get liquefy. तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उतना इजीली गैस लिक्विफाई होता है. फॉर एग्जांपल दो गैस है ए और बी. बी का क्रिटिकल टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, ए का क्रिटिकल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब बी लिक्विफाई होगा 200 पे, ए लिक्विफाई होगा 100 पे. अच्छा, गैस को लिक्विफाई करना तो कूल करना पड़ता है. तो जब आप कूल करोगे तो सबसे पहले समझो गैस का टेम्परेचर है 500 दोनों का. जब आप कूल करोगे तो 200 पहले आएगा और फिर 100 आएगा. तो जब 200 पहले रीच होगा कूल करने पे, तो द गैस बी विच हैज ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर गेट लिक्विफाई इजीली, तो वो जल्दी एड्सॉर्ब होगा. मतलब गैस विथ ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर get liquefy easily and shows greater adsorption. क्योंकि गैस सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होगा, लिक्विड बन जाएगा, तो बहुत जल्दी जाके सरफेस पे एड्सॉर्बेंट के अटैच हो जाएगा. सो क्रिटिकल टेम्परेचर, हम लोग बोल सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट इज द स्पीड ऑफ एड्सॉर्प्शन. जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना इजीली गैस लिक्विफाई होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन गैस की, तो नाइट्रोजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 126 केल्विन के आसपास. ओके, बहुत कम है. तो अब अगर ये कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एड्सॉर्ब हो रहा है, अगर हम लोग चेक करेंगे तो इट इज अराउंड 08 cm क्यूब ओनली. मतलब 8 cm क्यूब, सिर्फ 8 ml जो है वो एड्सॉर्ब हो पाएगा चाकोल पे. लेकिन अगर मैं गैस की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया इज अ पोलर गैस, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 406 केल्विन. मतलब कूलिंग पे सबसे पहले कौन लिक्विफाई होगा? अमोनिया. क्योंकि कूलिंग में आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आते हो. तो दो गैस है, नाइट्रोजन गैस, आपने दो कंटेनर लिया है, दोनों में चाकोल डाल दिया, एक में नाइट्रोजन गैस डाल दिया, एक में अमोनिया गैस डाल दिया. अमोनिया गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 406 केल्विन, और नाइट्रोजन गैस जो मैंने लिखा है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 126, और चारकोल है दोनों के अंदर. तो जो गैस जो इजीली लिक्विफाई होता है वो बहुत जल्दी सरफेस पे जाके बैठ जाएगा. लिक्विड हो जाएगा तो इट विल गो एंड रीच टू द सरफेस ऑफ एड्सॉर्ब एंड गेट एड्सॉर्ब फास्ट एट अ वेरी फास्टर रेट. So ammonia gas will adsorb first as compared to nitrogen. So that is why when you calculate the volume of ammonia deposited on the surface of same amount of charcoal is 72 ml cm cube. तो देखो ये 72 ml डिपॉजिट हो रहा है, ये सिर्फ 8 ml डिपॉजिट हो रहा है. सो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है या गैस का पोलार नेचर हो याद रखने का, तो वो इजीली लिक्विफाई होता है. मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पोलार गैसेस get liquefy more easily as compared to non-polar gases, because polar gases have a greater critical temperature, so greater liquefaction, so greater adsorption. जल्दी आके वो adsorbent पे बैठ जाएगा. Second point, you need to understand the nature of adsorbent. तो adsorbent मतलब वो सब्सटेंस जिसके ऊपर कोई दूसरा सब्सटेंस अक्यूमुलेट होता है. तो adsorbent, सो एड्सॉर्बेंट के सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा. मतलब सबसे पहला पॉइंट ये याद रखने का है,
surface area is directly proportional to rate of adsorption. क्यों? फॉर एग्जाम्पल समझो ये एक चौक है, इसके सरफेस पे मुझे कुछ एड्सॉर्ब कराना है, तो जो भी मैं चीज ऐड करूंगा, जो भी लिक्विड ऐड करूंगा, वो उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगी। बट अगर मैं इसको क्रश करूंगा तो अंदर के पार्टिकल के सरफेस पे भी एड्सॉर्प्शन होगा। मतलब अगर इसको क्रश करके पाउडर करूंगा तो ज्यादा लिक्विड वो एड्सॉर्ब कर सकेगा, क्योंकि अब अंदर के पार्टिकल भी लिक्विड एड्सॉर्ब कर रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सपोज इफ आई टेक अ कैटलिस्ट, अ पीस ऑफ कैटलिस्ट, और उसके सरफेस पे मुझे कोई गैस एब्जॉर्ब करनी है, तो वो गैस उसके सरफेस पे आके बैठ जाएगी। बट अगर ये पीस ऑफ कैटलिस्ट को मैंने क्रश करके स्मॉल कोलॉइड पार्टिकल्स में लिया, वेरी फाइन पार्टिकल, तो जो बल्क में अंदर के पार्टिकल है अब वो भी गैस पे एक्सपोज हो जाएंगे और उनके सरफेस पे भी गैस एब्जॉर्ब होगा। तो सपोज ये कैटलिस्ट पे अगर मैं 5 ml का गैस एब्जॉर्ब कर रहा हूं और अगर उसको क्रश करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दूं, तो वो अंदर के पार्टिकल भी गैस एब्जॉर्ब करेंगे। तो अब गैस समझो 50 ml एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब 10 टाइम मोर। सो व्हेन यू इंक्रीज, when you take small particles, मतलब catalyst in small size, that is a colloidal size या powder size, so surface area will increase, and surface area will increase, the rate of adsorption will increase. You have to remember in this manner. इसके लिए सिलिक, और दूसरी बात यह है कि पोरस नेचर, अगर एड्सॉर्बेंट का सरफेस पोरस हो जाए तो वो भी रेट को बढ़ावा देता है, क्योंकि पोरस नेचर के अंदर कोई भी गैस या लिक्विड जाके एब्जॉर्ब इजीली हो जाता है। इसके लिए चारकोल is porous in nature and can absorb large amount of gas. Silica gel is porous in nature, it can absorb lot of moisture in air. मतलब सिलिका जेल में अगर आप एयर पास करोगे तो एयर का जो मॉइस्चर है वो इजीली जाके सिलिका जेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा एट अ वेरी फास्टर रेट, और वो एयर जो बाहर आएगी सिलिका जेल से वो ड्राई रहेगी, क्योंकि पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया है, also because of the porous nature and greater surface area of silica gel. So you have to remember कि अगर surface area ज्यादा है, मतलब crushed particles है in small powdered form or colloidal form, तो surface area will be more, adsorption will be more, और porous हो गया surface तो और ज्यादा adsorption हो जाएगा. So you have to remember this in terms of nature of adsorbent. Now surface area भी आप लोग समझ गए कि reason क्या है, why we take colloidal surface and rough surface and porous surface. So surface अगर porous हो, रफ सरफेस हो, वो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ाता है। पाउडर्ड पार्टिकल हो या कोलॉइडल पार्टिकल हो तो उनके सरफेस एरिया बढ़ जाएंगे, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। देन थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर सिंपल है, एक जो भी एड्सॉर्प्शन होता है वो एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलिस प्रिंसिपल। इफ एड्सॉर्प्शन इज exothermic, if any reaction is exothermic, then it should be carried out at low temperature, not at high temperature. तो टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि बॉन्ड वीक होते हैं, बॉन्ड्स बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट ब्रेक हो जाते हैं, और वो ब्रेक होने की वजह से डिसॉर्प्शन हो जाता है। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। फोर्थ इज प्रेशर, वो भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि लो प्रेशर पे pressure is directly proportional to rate of adsorption. Moderate pressure पे pressure is directly proportional to rate raised to 1 by n, and at a very high pressure is directly proportional to rate raised to 0 independent. And 1 by n का जो वैल्यू होता है ranges 1 by n ranges from 0 to 1, क्योंकि ये 0 इंडिपेंडेंट है और 1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो n का वैल्यू होता है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा, तभी आपको 1 बाय n का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में मिलेगा। n2 लोगे तो आपको 0.5 मिलेगा, n3 लोगे तो आपको 1 बाय n मिलेगा 0.33, n5 लोगे तो आपको 1 बाय n मिलेगा 0.2। मतलब 1 बाय n शुड ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। ये फैक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि मॉडरेट प्रेशर पे जो एड्सॉर्प्शन होता है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, वो लो प्रेशर से कम होता है, और हाई प्रेशर पे तो इतने लेयर्स बन गए कि अब जगह ही नहीं है, तो कितना ही प्रेशर अप्लाई करोगे, याद होगा चॉक पाउडर डस्टर वाला, वो रब ही नहीं हो रहा है। इसके लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ ना प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, तो देखो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिख सकता है हम लोगों को, प्रेशर एंड टेम्परेचर। सी, अगर मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन लिया, आपको याद होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन थोड़ी देर पहले बताया था x by m, where x, this entire thing stands for what, rate of adsorption, okay? And what is this x, यानी rate मतलब क्या हो गया, the speed, the amount of substance getting adsorbed on the surface of adsorbent, और x क्या होता है, x stands for what, mass of
adsorbate, and M stands for what? Mass of adsorbent. और यहाँ पर तो ये x बाय एम क्या हो गया? स्पीड. अगर x बाय एम ज्यादा है मतलब ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट हुआ है सरफेस पे, m तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा और x चेंज होगा बिकॉज एड्सॉर्बेट जो है वो जमा हो गई सरफेस पे. समझो ये m है, एड्सॉर्बेंट है, इसका मास है समझो 20 ग्राम. इसके ऊपर कोई गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, समझो गैस एड्सॉर्ब हुआ 5 ग्राम का, ठीक है, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, जितना ग्राम का गैस इस पे एड्सॉर्ब हो सकता है. तो जितना ज्यादा एड्सॉर्ब होगा उतना अच्छा स्पीड ऑफ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है. And when this rate of adsorption is plotted against pressure, you get a graph like this. See. And this graph is nothing but plotted against various pressure. आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो इस तरीके से. यहाँ से समझो प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया 1 atm 2 atm 3 atm 4 atm 5 atm, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो तो ये अमाउंट डिपॉजिट होता जा रहा है. तो देखो ये उसका ग्राफ बन रहा है. बराबर से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सिग्मोइड कर्व दिखेगा एट दिस पॉइंट. देयर इज अ कर्व और यहाँ पर देखो कांस्टेंट हो गया. तो ये जो कंडीशन है ये लो प्रेशर की कंडीशन है. देखो प्रेशर लो है, यहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन है, ठीक है. दिस इज लो प्रेशर कंडीशन. तो देखो एड्सॉर्प्शन इतना है तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन हियर. तो ये कंडीशन का मतलब ये होता है कि योर x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू 1. देखो लीनियर इंक्रीज है. फिर देखो लीनियर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ऐसा इंक्रीज नहीं होते जा रहा है लीनियरली, बल्कि डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा कम होते जा रहा है. देखो ऐसा लीनियर इंक्रीज नहीं हो रहा, बेंट हो रहा है. बेंट हो रहा है मतलब इस कंडीशन में मॉडरेट प्रेशर में x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू अ वैल्यू 1 बाई n. और 1 बाई n जो है वो किसके बीच में होना चाहिए? 0 to 1 के बीच में, और n शुड बी ग्रेटर देन 1. और ये जो पार्ट है सी प्रॉपर्ली, ये जो पार्ट है इसमें बराबर देखोगे तो एड्सॉर्प्शन देखो कांस्टेंट हो गया. एड्सॉर्प्शन देखो यहाँ से अगर बराबर देखो ये कांस्टेंट हो गया है और यहाँ पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है बट एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट है. तो हियर इन दिस केस एट अ वेरी हाई प्रेशर x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू 0, मतलब इंडिपेंडेंट p रेज़ टू 1 हो जाएगा. एंड ये जो पूरा ग्राफ हमने प्लॉट किया है, सपोज दिस ग्राफ इज प्लॉटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. समझो हम लोग ने लिया टेम्परेचर 195 केल्विन, मतलब 195 केल्विन पे हम लोग ने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है और उस पे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है. टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल कंडीशन, आइसो मतलब सेम. सो बेसिकली दिस एन आइसोथर्मल कंडीशन. और आइसोथर्मल कंडीशन पे आप क्या पढ़ रहे हो? द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट, एंड मॉडरेट प्रेशर पे p रेज़ टू 1 बाय n. और 1 बाय n का जो वैल्यू रहता है वो ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में रहेगा बिकॉज लो प्रेशर का 1 है, p रेज़ टू 1 है, और वेरी हाई प्रेशर का p रेज़ टू 0 है. सो 1 बाय n बिटवीन 0 to 1 होगा बिकॉज दिस पार्ट मॉडरेट पार्ट में हम लोग ऐसा भी पढ़ सकते हैं मॉडरेट पार्ट में कि x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू 0 to 1 के बीच में वैल्यू आएगा कोई ना कोई. That 0 to 1 का value is taken as 1 by n because simply n is greater than 1. So when you take n value greater than 1, you get 1 by n is between 0 to 1. Moderate. अब कम एड्सॉर्ब हो रहा है और इतना लेयर बन गया है कि और हाई प्रेशर पे और लेयर आ ही नहीं सकता, तो एड्सॉर्प्शन बिकम कांस्टेंट. दैट्स द थिंग. Now this graph is plotted against constant temperature. Therefore, it is called as isotherm. Okay, and more precisely, this was studied by a scientist, Freundlich, therefore it is called as Freundlich isotherm or Freundlich adsorption isotherm, which help us to understand the amount of adsorbent deposited on the given amount of adsorbent with respect to change in pressure at constant temperature. Okay, so what is Freundlich isotherm? Freundlich isotherm help us to understand, basically help us to understand the relation between amount of adsorbent on given amount of adsorbent at
constant temperature in variation with pressure, मतलब pressure with vary, it will change and it will change, so x by m will change but temperature is remaining constant, therefore it is called as isotherm, adsorption isotherm का ये graph है. Okay, and P is nothing but, P stands for what? P is the equilibrium pressure at every point, so it's a equilibrium pressure. So this is called as Freundlich adsorption isotherm. Okay, now 1 by n का वैल्यू हमेशा तो हम लोग लिख सकते हैं that Freundlich adsorption isotherm is x by m is directly proportional to p raised to 1 by n. ठीक है, now this p raised to 1 by n is for the moderate, because लो प्रेशर पे वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 है और हाई प्रेशर पे वो तो इंडिपेंडेंट है. सिंपल बात है इसके अंदर समझने के लिए. ओके, नाउ can we calculate the value of n from here? Yes, you can calculate the value of n. कैसे? Suppose if I remove a proportionality sign, then I have to introduce a constant here, and that constant will be k. Let's take it as k into p raised to 1 by n. Now you take log on both sides, so you get log x by m is equal to, now this is your a into b. A is your k and b is your p. So log a into b is log a plus log b, that is log a, so log k plus log b, so log to the base 10 p raised to 1 by n. Everything is in base 10. Now we do calculation base 10. Now we also know that log a raised to b is nothing but b log a. Log a raised to b is b log a, मतलब log p raised to 1 by n, log p raised to 1 by n is nothing but 1 by n log p, मतलब मैं इसको अभी ऐसा भी लिख सकता हूँ log x by m is equal to 1 by n log to the base 10p plus log k. अब इसका इक्वेशन देखो कौन से फॉर्म आ गया, y is equal to mx plus c. तो मतलब इसको जब आप y एक्सिस पे प्लॉट करोगे log x by m का डिफरेंट वैल्यू, और x एक्सिस पे प्लॉट करोगे क्या, log p. So when you make a graph, see properly, आपने y एक्सिस पे लिया है log to the base 10 of x by m, और यहाँ पर x एक्सिस पे ऐसा इंक्रीज हो रहा है, और x एक्सिस पे आपने लिया है log to the base 10 of equilibrium pressure. ठीक है, so now see properly, ये आपका y x पे आ गया, ये y पे आ गया. now स्लोप पॉजिटिव है लेकिन c जीरो नहीं है, c इज log k. तो c स्टैंड्स फॉर व्हाट, c स्टैंड फॉर y इंटरसेप्ट, मतलब ये वैल्यू समझो यहाँ से उस ग्राफ चालू होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है वो आपका हो गया log k, द y इंटरसेप्ट. और फिर सिंस स्लोप पॉजिटिव है इसके लिए ग्राफ इंक्रीजिंग होगा. जब ये ग्राफ इंक्रीज होगा और जब आप इसका स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ग्राफ पे, तो दैट स्लोप विल बी इक्वल टू, सी द स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 बाई n. तो जब आपको स्लोप का वैल्यू मिलेगा वहां से आप n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट दैट इज log k. So with the straight line equation you can easily find the value of n, और आप पता कर सकते हो कि अगर आपको n मिल गया तो p raised to how much, कितना बचेगा फॉर अ मॉडरेट प्रेशर, बिकॉज लो प्रेशर पे तो डायरेक्टली है, हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट, मॉडरेट प्रेशर का मेन चेंजेस है, तो मॉडरेट प्रेशर पे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ओके, सो दिस वाज adsorption isotherm, और ये उसका फॉर्मूला जो हमको याद रखना है. नाउ यू नीड टू रिमेंबर that suppose if I draw another graph with different temperature including pressure, मतलब अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना इस पे, see the graph look like this, एक यहाँ पर है y axis हो गया and this is the x axis, see y axis and x axis. So अगर मैंने यहाँ पर y axis पे again if I take log x by m, that is the rate of adsorption, adsorbent upon adsorbent, and if I sorry खाली x by m ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्रेशर. सो वी नो दैट द ग्राफ गोज लाइक दिस, फर्स्ट लीनियर होगा, देन उसके बाद में कर्व होगा और दो कांस्टेंट हो जाएगा फिर आगे जाके.
ना सपोज ये ग्राफ आपने निकाला 195 केल्विन पे, सपोज आप दूसरा ग्राफ निकाल रहे हो एट अ हायर टेम्परेचर, मतलब इससे ज्यादा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन कम होता है बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो अब वो ग्राफ देखो इधर कहीं आएगा, इसके नीचे। सपोज ये टेम्परेचर आपने लिया था 244 केल्विन, तो देखो बराबर दिस इज द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब मैं प्रेशर को कांस्टेंट करता हूँ, समझो यहाँ कांस्टेंट कर लिया, तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, ये बनेगी इधर, फिर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा इधर पे, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन इधर बनाऊंगा। तो सी प्रॉपर्ली एट अ लो टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन is high, मतलब x is high, मतलब greater amount of adsorbate is depositing on the surface of adsorbent। और यहाँ पर देख लो बराबर से रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेस अमाउंट गेट डिपॉजिटेड इन द सरफेस, तो x by m will decrease here। So here in this case the x by m will be less, here in this case the x by m will be more। तो m तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे x बढ़ता है और इस पॉइंट पे कंपेयर करोगे तो x कम है क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन प्रेशर का ग्राफ तो वैसे ही जाता है, देखो बराबर लो प्रेशर पे ऑल आर लीनियर, moderate pressure पे see properly you get a curve at both the cases, and high pressure पे they are becoming what? Constant। Okay, so this was a graph related to temperature and pressure। Now let's talk about application। so application में सबसे पहला application इसके अंदर याद रखना है about catalyst। catalyst let's talk about the application of adsorption। The first application of adsorption is the catalyst। We know that all catalysts work in a surface phenomena। मैं catalyst के बारे में डिटेल बताऊंगा बट अभी नहीं, पहले आप adsorption के अंदर थोड़ा बहुत समझ लीजिए। catalyst का काम क्या होता है? catalyst का काम होता है अपना surface provide करना। मतलब suppose this is your catalyst, इस पे एक reactant आया A, इस पे एक दूसरा reactant आया B, दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाए AB और AB सरफेस से निकल गया। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट कंज्यूम नहीं होता। लेकिन कैटलिस्ट का सारा रिएक्शन, जितना भी रिएक्शन है वो किधर पे होगा? सरफेस पे होगा। ओके, और जब कैटलिस्ट को आप बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में लेते हो, नॉर्मली इन colloids form very small particles, colloids are very small particles, then उसका rate of adsorption, the rate of adsorption that is x by m will increase if it takes in a colloidal particle। सिंपल है, इसका डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। और कैटलिस्ट का ना दूसरा एग्जांपल है एड्सॉर्प्शन। सो कैटलिस्ट के अंदर सारा रिएक्शन सरफेस पे हो रहा है, एड्सॉर्प्शन। दूसरा एग्जांपल है गैस मास। Now gas mass, what they have inside, they have lot of charcoal, activated charcoal in gas mass। ठीक है, या तो मिक्सचर ऑफ एड्सॉर्बेंट रहेगा, मतलब डिफरेंट एड्सॉर्बेंट जो गैस को एब्सॉर्ब कर सके। सो इट इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस। कोल माइन में ना बेसिकली ये काम आता है क्योंकि वहां पर बहुत हार्मफुल गैसेस होगी, वो गैस टू अवॉइड द इनहेलिंग ऑफ द पॉइजनस गैस, चारकोल इज एडेड, इज यूज्ड टू मेक अ गैस मास। और वो गैस मास जब आप यूज करते हो तो वो जो कोल माइन में पॉइजनस गैस होती है, दैट पॉइजनस गैस get absorbed on the surface of charcoal। okay, third, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स आर गुड एब्सॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर। मतलब अगर मुझे ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है तो आई कैन एड अ सिलिका जेल। जैसे अब मैं कोई प्रोडक्ट, व्हेन यू बाय अ सर्टेन, सपोज यू बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के अंदर क्लियरली लिखा रहता है कि अवॉइड कमिंग कांटेक्ट विद द मॉइस्चर और वाटर, बिकॉज वो प्रोडक्ट अंदर क्या होगा, वाटर या मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करके लंप बना देगा। सपोज वी टेक अ प्रोटीन पाउडर, तो प्रोटीन पाउडर में इफ यू डोंट ऐड, if some protein powder are hygroscopic in nature, they absorb water, so when you keep it open they will absorb moisture, and when they absorb moisture they form a lump inside। so what do? क्या करते हैं कंपनी, दे टेक पेपर्स, पोरस पेपर्स, एंड ऐड सिलिका जेल टू इट और एनी अदर जेल विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से आपका लंप फॉर्म नहीं होगी उसके अंदर, एंड वी कैन गेट रिड ऑफ द ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी के लिए
You can use a silica gel or alumina gel. Si2O3, Al2O3, aluminum gel you can use. Okay. This is again to control the humidity. Now the fourth is adsorption indicator. Adsorption indicators. The adsorption is used to detect the end point of precipitation titration. मतलब आप suppose एक टाइट्रेशन रिएक्शन करो, एक सिंपल रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, मतलब एक कंटेनर में आपने लिया है NaCl इन दी एक्वस स्टेट, और दूसरे कंटेनर में आप ले रहे हो AgNO3 इन दी एक्वस स्टेट. ओके, अभी आपको इनके रिएक्शन का एंड पॉइंट फाइंड करना है. तो कैसा फाइंड करेंगे इसके अंदर? फॉर दैट वी यूज एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स. नाउ एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स में अब ये दोनों के रिएक्शन का एंड पॉइंट ढूंढना है, मतलब दोनों आपस में रिएक्ट करके, दोनों आपस में रिएक्ट कैसा करते हैं? NaCl रिएक्ट्स विद AgNO3 टू फॉर्म AgCl का प्रेसिपिटेट PPT जेल बन जाता है सॉलिड फॉर्म में, एंड यू गेट व्हाट? NaNO3 विल रिमेन इनसाइड द सोल्यूशन. मतलब आपने क्या किया है, ब्यूरेट जो होता है ना, ब्यूरेट, उस ब्यूरेट में आपने फिल किया है. सपोज इस ब्यूरेट के अंदर आपने लिक्विड ले लिया है. सपोज यू टेक अ NaCl या आपने ले लिया यहाँ पर AgCl. चलो AgCl आपने ले लिया है और सर्टेन अमाउंट, और इसके अंदर आपने लिया है NaCl. You are adding AgCl drop by drop. When you add AgCl, it will form a precipitate. Sorry, AgNO3 इसमें लेना. Sorry, AgNO3 लिया ब्यूरेट में और NaCl लिया बीकर में. When you add AgNO3 to NaCl, what will happen? The Ag plus will react with Cl minus to form what? Precipitate of AgCl. अब पूरा रिएक्शन फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा? दैट इज द एंड पॉइंट. सो अब इसमें आपने फ्लोरेसेंट इंडिकेटर डाल के रखा है सपोज. तो यू ऐड अ इंडिकेटर टू NaCl. दैट इंडिकेटर हम लोग डाई यूज करते, बेसिकली कलर डाई. फ्लोरेसेंट डाई मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर. किसके अंदर मैंने ऐड किया फ्लोरेसेंट डाई? NaCl के अंदर. सो आई एडेड NaCl में फ्लोरेसेंट डाई. अब जब आप AgNO3 ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, AgCl बनता जाएगा, और ये AgCl बनता कब तक जाएगा? जब तक के पूरा अंदर का NaCl रिएक्ट नहीं हो जाता AgNO3 से. So you are adding AgNO3 to make AgCl. Now what will happen when chloride ions, when you add more AgNO3 to it, AgCls will be forming inside. अब क्या हो रहा है? when chloride ions are over, मतलब अंदर देखो ये Ag प्लस आके किससे रिएक्ट करता है? अंदर के Cl माइनस से. लेकिन अंदर सब पूरा Cl माइनस जब फिनिश हो जाएगा, मतलब वो किससे रिएक्ट कर जाएगा? Ag से टू फॉर्म AgCl. Okay, and when you add more of AgNO3 to it, what will happen? A red color develops on the surface of silver chloride. ये AgCl जो particles बन रहे हैं, इस पार्टिकल के सरफेस के ऊपर रेड कलर डेवलप हो जाएगा जब चार Cl- खत्म हो जाएंगे. The color change from pale yellow to reddish can be observed as an end point. वो क्यों ऐसा चेंज हो रहा है? उसका रीजन क्या है? जब आप फ्लोरेसेंट ऐड करते हो in NaCl, when you add fluorescent in NaCl, तो it gives a yellowish color to the solution. Now, when all the chloride ions are over, when they react with AgNO3, और जब आप extra AgNO3 डालते हो तो अब chloride ion है ही नहीं, अब सब के सब AgCl है, तो ये fluorescent किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? AgCl के कांटेक्ट में. When it comes in contact with AgCl, it will convert its color from yellow to red. तो ये fluorescent yellow to red कब हो रहा है? जब पूरा AgCl react हो गया है. So now this is the end point. Now you can say sir yellow से red हो गया, मतलब अंदर पूरा Cl- react हो गया है, AgCl form हो गया है, there is no Cl- left behind. Therefore this fluorescent dye goes on the surface of AgCl and convert itself from yellow to red color. So that is due to adsorption of fluorescent dye on AgCl. Adsorption of fluorescent dye on AgCl. So as soon as AgCl will precipitate, the reaction will over, fluorescent dye will get absorbed on the surface of AgCl and turns from yellowish to red color. तो ये भी एक एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स का काम है, एंड पॉइंट जज करना एड्सॉर्ब होकर. तो यू कैन यूज फ्लोरेसेंट डाई फॉर इट,
तुम ये यूज कर सकते हो, ईओसिन डाई यूज कर सकते हो, सो मेनी एग्जाम्पल. नाउ द नेक्स्ट, इसके अंदर एग्जाम्पल है फॉर एप्लीकेशन. द फोर्थ एग्जाम्पल इज सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस. Separation of inert gases. Now, in a mixture of noble gases, different gas absorb to a different extent due to selective adsorption principle. मतलब आपको मिक्सचर दिया है गैस का, जैसे जेनॉन है, नियॉन है, आर्गन है, इसका मिक्सचर आपको दिया है और ये मिक्सचर को सेपरेट करना है. तो आप ये मिक्सचर को पास करेंगे. यू पास दिस मिक्सचर ऑन अ कोकोनट चारकोल. तो कोकोनट चारकोल इसमें हमने लिया है, pieces of coconut charcoal. इससे पास करोगे, सो व्हाट विल हैपन, दीज गैस विल एब्सॉर्ब टू अ डिफरेंट एक्सटेंट. कोई गैस ज्यादा, जैसे जेनॉन है, इसका मास ज्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा है, तो ये ज्यादा एब्सॉर्ब होगा. नियॉन कम एब्सॉर्ब होगा, आर्गन उससे ज्यादा कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा साइज होता है उतना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स होता है. तो दे गेट एब्सॉर्ब, दीज गैसेस विल गेट एब्सॉर्ब, दे विल गेट एब्सॉर्ब at a different rate because of the different force of attraction in different masses. And from different rate you can able to separate out कि जो सबसे पहले absorb हो गया उसको आप निकाल दो, that is your xenon. फिर उसके बाद में neon and argon, so you can separate them due to preferential adsorption. Okay, then you have many examples, like another example application, that is froth flotation process. This froth flotation process is used in metallurgy for separation of sulfide ores using a pine isle. इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे. We will discuss this in metallurgy lecture. Okay, so this was all the application of adsorptions, and this was all about adsorption.